नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 5 सितंबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सुबह से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे से रिलेटेड। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। बढ़िया से पढ़िए, इस साल सिलेक्शन लेके आइए। और डिस्कशन में आज देखो हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रिजर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल है द हिंदू का। फिर दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे GST 2.0 से संबंधित, ये भी द हिंदू का आर्टिकल है। और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा, जो ये सरकार ने एकदम से ऑनलाइन पैसे वाली जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं उन पे बैन लगाया है। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा हिल जाएगा, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। पहले भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था इससे संबंधित, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि बैन लगाना ठीक है और इससे बहुत सारे युवाओं का फ्यूचर बर्बाद हो रहा था। लेकिन आज राइटर एक अलग पर्सपेक्टिव से बैन का विरोध कर रहे हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो देखो रिजर्वेशन से संबंधित है। आर्टिकल क्या है? अभी जो इंदिरा साहनी केस की जजमेंट के अनुसार रिजर्वेशन पे 50% का कैप है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता। क्या ये कैप हटा देना चाहिए? इस इशू से संबंधित ये आर्टिकल है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे आरजेडी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं ना, तेजस्वी यादव, वो बार बार मांग कर रहे हैं कि अगर हमारा अलायंस सत्ता में आया तो हम रिजर्वेशन को बढ़ा के 85% तक कर देंगे। तो क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सारे एस्पेक्ट्स इस आर्टिकल में डिस्कस किए जा रहे हैं। पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे। आर्टिकल 15 और 16 संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिजर्वेशन से रिलेटेड कौन से हैं? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 की बात पहले करेंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है? स्टेट किसी भी सिटीजन से ना डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव किसके आधार पे नहीं करेगा? ना तो देखो रिलीजन के आधार पे, ना रेस के आधार पे, ना कास्ट के आधार पे, ना सेक्स के आधार पे, और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे स्टेट किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करेगा। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये हमारे संविधान में राइट टू इक्वलिटी का बेस है, राइट टू इक्वलिटी का आधार है ये आर्टिकल। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन इसी के अंडर आता है। लेकिन देखो, लेकिन वर्ड इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या लेकिन है? यहां पे लेकिन देखो ये है, इस आर्टिकल में ना कुछ इनेबलिंग प्रोविजंस का भी जिक्र किया गया है। आप बोलोगे सर ये इनेबलिंग प्रोविजंस क्या होते हैं? मतलब एक तरफ तो संविधान के आर्टिकल 15 में कह दिया गया कि किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ इसी आर्टिकल में एक बात यह भी लिख दी गई है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ना, सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, और इनके लिए अगर कुछ स्पेशल प्रोविजन करेगा तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन में काउंट नहीं होगा। मतलब समझ गए? पहले तो आर्टिकल में बोल दिया गया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन उसी आर्टिकल में यह भी लिख दिया गया कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। तो रिजर्वेशन का रास्ता यहीं से खुल जाता है इन कम्युनिटीज के लिए। आप समझ रहे हो ना, संविधान ने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यहां पे किया है इन क्लासेस के लिए, ताकि ये लोग जो पीछे रह गए हैं इन्हें आगे लाया जा सके। अब आर्टिकल 16 देखिए आप। आर्टिकल 16, ये आर्टिकल देखो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? एम्प्लॉयमेंट की। सरकारी नौकरियों में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी सबको बराबर का मौका मिलेगा। लेकिन इस आर्टिकल में भी इनेबलिंग प्रोविजन किए जाते हैं, यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का रास्ता खोल दिया जाता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल 15 और 16,
ये सरकार को मजबूर नहीं करते कि आपको रिजर्वेशन देना ही है इन कम्युनिटीज को, लेकिन रास्ता खोल देते हैं कि अगर स्टेट देना चाहता है, सरकार देना चाहती है, तो ये आर्टिकल बीच में नहीं आएंगे। समझ गए? ये आर्टिकल बाधा नहीं क्रिएट करेंगे अगर सरकार देना चाहती है तो फिर देखो इन्हीं प्रोविजंस का फायदा उठाते हुए समय समय पे सरकार ने रिजर्वेशन दिया है अलग अलग कम्युनिटीज को। जैसे देखो 1982 में एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन फिक्स कर दिया गया 15% और एसटी कम्युनिटी के लिए फिक्स कर दिया गया 7.5% सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। फिर 1990 में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर ऐसा किया गया था। फिर 2005 में आर्टिकल 15 सेक्शन 5 ये इंसर्ट किया गया 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में, और इवन प्राइवेट एजुकेशन संस्थानों में भी ओबीसी, एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। फिर 2019 में आर्टिकल 15 सेक्शन 6 और आर्टिकल 16 सेक्शन 6 इंसर्ट किए गए 103वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से, और 10% रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस को। तो इन सबको अगर मिला दें तो टोटल रिजर्वेशन कितना हो जाता है? टोटल रिजर्वेशन हो जाता है 50% से ज्यादा। टोटल रिजर्वेशन हो जाता है 59.5%, है ना? इतना ही हो जाता है ना। तो आप बोलोगे सर 50% की कैप तो ऑलरेडी नहीं है, ऑलरेडी रिजर्वेशन 59.5% है। तो यही तो आज के डिस्कशन का कोर है, ये कैसा हुआ। और हमें ये कंसेप्ट समझने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स को समझना होगा। देखो ये देखो, सबसे पहले बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस है 1962 का। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, मैं यहां पे भी लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। केस का नाम है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इस जजमेंट को बताने से पहले मैं थोड़ा सा और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर देता हूं। देखो, दो टाइप की इक्वेलिटी होती है, एक होती है फॉर्मल इक्वेलिटी और एक होती है सब्सटेंटिव इक्वेलिटी। फॉर्मल इक्वेलिटी एंड सब्सटेंटिव इक्वेलिटी। फॉर्मल इक्वेलिटी क्या कहती है? सबके लिए लॉ सेम होगा, कानून सबके लिए सेम होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे गरीब है अमीर है, कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर रेस में सब दौड़ रहे हैं तो सबके लिए स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, चाहे कोई यूसेन बोल्ट हो या फिर किसी के पैरों में चोट लगी हो, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए लॉ सेम, सबको सेम मौका मिलना चाहिए, सेम मार्क्स पे जॉब मिलनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट है फॉर्मल इक्वेलिटी का। लेकिन दूसरी तरफ सब्सटेंटिव इक्वेलिटी ये कहता है, वेट ए मिनट, आप रुको 1 मिनट के लिए। स्टार्टिंग लाइन अगर हम सबके लिए सेम करेंगे तो देखो उन लोगों को नुकसान होगा जिसके पैर पे चोट लगी है। पहले आप उसका इलाज करो, पहले आप उसका इलाज करो, उसको बराबरी पर लेके आओ और फिर रेस करवाओ। मतलब पास्ट में जो इनजस्टिस हुआ है, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है जिसकी वजह से ये पीछे रह गए हैं, पहले आप उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एड्रेस करो, और इसी को एड्रेस करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो यह है सब्सटेंटिव इक्वेलिटी। अगर प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि जो रिजर्वेशन है एक टूल है फॉर्मल इक्वेलिटी का या फिर सब्सटेंटिव इक्वेलिटी का, तो आप बोलोगे सब्सटेंटिव इक्वेलिटी का टूल है रिजर्वेशन, क्योंकि फॉर्मल इक्वेलिटी का कंसेप्ट तो ये बोलता है सब बराबर हैं, चाहे किसी को चोट लगी है पास्ट में, चाहे इनजस्टिस हुआ है, आप अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, बस सफिशिएंट है। लेकिन सब्सटेंटिव इक्वेलिटी बोलती है कि पास्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है पहले उसे एड्रेस करो। चलो अब फिर से आते हैं इस बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस पर। इसका जजमेंट आया था 1962 में, यानी 1962 में। यह देखो पहला बड़ा केस था। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भैया जो ये रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन सिर्फ एक एक्सेप्शन है। रिजर्वेशन क्या है? ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कभी रूल से बड़ी नहीं हो सकती। एक्सेप्शन कभी रूल से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए 50% कैप लगाती थी इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ एक एक्सेप्शन है। कोर्ट ने इस केस में ना
फॉर्मल इक्वलिटी पे ज्यादा फोकस किया कि इक्वल मौका दे दो बहुत है। फॉर्मल इक्वलिटी पे ज्यादा फोकस किया गया इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े केस की। दूसरा बड़ा केस है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस। इस केस में जजमेंट कब आया था? 1975 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना नजरिया बदल लिया। 7 जजेस की बेंच थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि रिजर्वेशन एक्सेप्शन नहीं है, रिजर्वेशन इज नॉट एक्सेप्शन, ये सब्सटेंटिव इक्वलिटी की तरफ एक कदम है। ये सब्सटेंटिव इक्वलिटी की तरफ एक कदम है और ये एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन 50% कैप इंक्रीज नहीं किया गया इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो बोल दिया कि रिजर्वेशन एक एक्सेप्शन नहीं है, जरूरत है, ये सब्सटेंटिव इक्वलिटी का पार्ट है, लेकिन 50% रिजर्वेशन का जो कैप था उसे इंक्रीज नहीं किया गया। फिर देखो 1992 में फेमस केस में जजमेंट आता है। उस केस का नाम क्या था? आप सबको पता है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ? देखो, इसको ना मंडल कमीशन का केस भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आई। 9 जजेस की बेंच थी। केस ये था क्या जो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया है वो सही है या गलत है? तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो 27% रिजर्वेशन दिया गया है वो तो सही है। लेकिन इस केस में कोर्ट ने ना 1962 के बालाजी जजमेंट को रीएफर्म किया कि भैया रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। हां, रेयर सर्कमस्टांसेस में ये 50% वाला जो रूल है वो ब्रीच किया जा सकता है। जैसे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, रेयर सर्कमस्टांसेस में ये ब्रीच हो गया क्योंकि तमिलनाडु के 69% रिजर्वेशन को ना 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। और पहले क्या होता था, 9th शेड्यूल में जो चीजें डाल दी जाती थी उन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। पहले की बात है, अब तो हो जाता है, लेकिन उस समय नहीं हुआ करता था। समझ गए? इसी केस में इंदिरा साहनी केस की जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने ना क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट भी इंप्लीमेंट कर दिया। कोर्ट ने यह बोला कि देखो ओबीसी में ना वो लोग जो आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, उनको एक्सक्लूड करो रिजर्वेशन के लाभ से। तो यह लैंडमार्क जजमेंट है 1992 की इंदिरा साहनी केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1962 के बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस के अनुसार। लेकिन देखो, अब आप बोलोगे सर ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन दे दिया गया, और ईडब्ल्यूएस को जब दिया गया तब तो टोटल रिजर्वेशन बढ़ के 59.5% हो गया, तो ये तो इंदिरा साहनी जजमेंट के अगेंस्ट हो गया। नहीं, इसको चैलेंज किया गया था। 2022 में जजमेंट आया। एक केस का नाम क्या था? जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह केस का नाम था। 2022 में जजमेंट आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला 3-2 की मेजोरिटी से, 5 जजेस की बेंच थी, कि जो ये 10% रिजर्वेशन दिया गया है ना ईडब्ल्यूएस को, ये काउंट नहीं होगा, 50% कैप में काउंट नहीं होगा। क्योंकि जो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% कैप की बात बोली थी ना, वो तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, वो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं था। तो वो 50% का कैप अलग है, और ये 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, ये अलग है। दोनों को आप एडिशन नहीं कर सकते दोनों का, क्योंकि 50% की कैप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए थी। तो इस जजमेंट में ना, इस जजमेंट ने 50% कैप पे एक नई डिबेट स्टार्ट करवा दी। समझ गए? ये चारों जजमेंट्स आप याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सी? बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 का केस। फिर दूसरे नंबर पे 1975 का स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस केस। 1992 का इंदिरा साहनी जजमेंट केस। फिर 2022 का जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। चारों याद रखिएगा। अब देखो डिबेट्स क्या हैं। डिबेट्स, पहला तो रिजर्वेशन बढ़ाओ,
इंक्रीज रिजर्वेशन की मांग चल रही है, जैसे अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया, तेजस्वी यादव जैसे लीडर हैं जो बता रहे हैं कि रिजर्वेशन आबादी के अनुसार होना चाहिए, और इसी के लिए कास्ट सेंसस की डिमांड हो रही है ताकि एक्चुअल डेटा सामने आए, और उनका नारा है जितनी आबादी उतना हक। फिर आर्गुमेंट 2 यहां पे दिया जाता है डॉक्टर अंबेडकर का विजन। डॉक्टर अंबेडकर देखो रिजर्वेशन तो चाहते थे, उन्होंने बोला था बैकवर्ड कमिटीज के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, बट उन्होंने यह भी कहा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कि रिजर्वेशन सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ सीट्स पे होना चाहिए, मतलब कुछ ही सीट्स पे रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो फंडामेंटल राइट है वो खोखला ना हो जाए, वो शैलो ना हो जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर का विजन काफी ब्रॉड था, वो चाहते थे रिजर्वेशन तो दो लेकिन थोड़ी बहुत सीट्स पे, बिल्कुल ऐसा ना हो कि रिजर्वेशन ही बढ़ जाए और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो फंडामेंटल राइट है वो तो खोखला हो जाए। तो बैलेंस बनाने की बात करते थे डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन बैलेंस बनाने में ना बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? देखो, चैलेंज 1 है बैलेंस बनाने में कि जो ये रिजर्वेशन दिया गया है ना, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेनिफिट हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेनिफिट मतलब जैसे ओबीसी है, अब ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन ओबीसी के अंदर ना सिर्फ 25% कास्ट ऐसी हैं जो 97% जॉब्स या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सीट्स हासिल कर लेती हैं। ओबीसी में 100 कम्युनिटीज तो ऐसी हैं, 100 नहीं बल्कि 1000 कम्युनिटीज तो ऐसी हैं जिनको ऑलमोस्ट 0% रिप्रेजेंटेशन मिला है जॉब्स में या फिर दूसरी चीजों में। और यह हाल सिर्फ ओबीसी का नहीं है, इवन एससी और एसटी कम्युनिटी का भी यही हाल है। मतलब रिजर्वेशन जो मिला है एससी एसटी ओबीसी को, उसमें देखो कुछ ही कम्युनिटीज ऐसी हैं जो ज्यादा लाभ उठा रही हैं और कुछ कम्युनिटीज लाभ नहीं उठा रही हैं। अब इसके बाद एक डिबेट आती है क्रीमी लेयर। अभी देखो ओबीसी में तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, लेकिन एससी एसटी में नहीं है। तो ना सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ना देवेंद्र सिंह जजमेंट में यह बोल दिया था, केस का नाम था देवेंद्र सिंह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एससी एसटी में भी जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है वो आप इंप्लीमेंट करो, लेकिन इसका विरोध होना स्टार्ट कर दिया था। विरोध यह हुआ था, क्रिटिक्स ने यह बोला था अभी एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन इनके लिए जितनी सीट्स होती है ना वो पूरी फिल ही नहीं हो पाती, वो 40-50% सीट्स तो खाली रह जाती हैं। तो जब ऑलरेडी एससी एसटी कमिटी के लिए जो सीट्स हैं वो खाली रह जाती हैं, अगर इसमें भी आप क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करोगे तो बल्कि सीट्स और ज्यादा खाली रहेंगी, 50-60% सीट्स खाली रह जाएंगी। और एससी एसटी कम्युनिटी ने विरोध किया कि ज्यादा सीट्स खाली रहेंगी तो बाद में उन सीट्स को जनरल कम्युनिटी के लिए दे दिया जाएगा। तो इसलिए विरोध हुआ कि एससी एसटी कम्युनिटी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि वहां पे सीट्स खाली रह जाती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि हम नहीं करेंगे। तो ये पूरा डिबेट था एससी एसटी कम्युनिटी में क्रीमी लेयर का। फिर देखो वे फॉरवर्ड में राइटर कुछ चीजें बोलते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या बोला जाता है? वे फॉरवर्ड में पहला आर्ग्यूमेंट राइटर ये देते हैं, हमें देखो इंपीरिकल डेटा चाहिए। मतलब हवा में बात नहीं हो सकती कि 50% कैप इंक्रीज किया जाए या ना किया जाए। आप डेटा तो लाओ। आने वाला जो सेंसस है ना, ये देखो बैकवर्ड कास्ट को भी गिनेगा, तो ये बहुत क्रूशियल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। उसको एक डेटा के आधार पे आगे का फैसला होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सब कैटेगराइजेशन जरूरी है। सब कैटेगराइजेशन जैसे देखो रोहिणी कमीशन ने ये बोला कि ओबीसीज में किस प्रकार से कुछ ही कम्युनिटीज ऐसी हैं जो ज्यादा लाभ उठा रही हैं। तो इस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बना के सब कैटेगराइजेशन लागू करो ओबीसी के अंदर, ताकि जरूरतमंद तक रिजर्वेशन का लाभ पहुंचे। तीसरे पॉइंट में राइटर बोलते हैं 2 टियर सिस्टम का जो प्रोविजन है वो एससी और एसटी के लिए किया जा सकता है। मतलब एक सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें मोर मार्जिनलाइज सेक्शंस को पहले प्रायोरिटी दी जाए, उसके बाद जो कंपैरेटिवली बेटर एससी कम्युनिटीज है ना, फिर बाद में उनको मौका मिले। तो ये क्रीमी लेयर का एक सॉफ्ट वर्जन हो सकता है। क्या होगा इसमें? इसमें देखो पहले तो एससी कम्युनिटी के अंदर वो कम्युनिटीज जो ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, पहले उनको मौका दो और बाद में फिर उन एससी कम्युनिटीज को मौका दो जो कंपैरेटिवली बेटर है,
तो काइंड ऑफ सीधा सीधा क्रीमी लेयर नहीं है, लेकिन क्रीमी लेयर का सॉफ्टवेयर वर्जन है। चौथा, राइटर बोलते हैं आप रिजर्वेशन के बियॉन्ड भी देखो, लुक बियॉन्ड रिजर्वेशन। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि रिजर्वेशन देखो बेरोजगारी का इलाज नहीं है। सरकारी नौकरी आपको ही पता है बहुत कम है, तो सरकार को फोकस करना होगा स्किल डेवलपमेंट पे, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने पे फोकस करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने रिजर्वेशन से संबंधित डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो जीएसटी 2.0 से संबंधित है। सरकार ने जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की अनाउंसमेंट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। थोड़ा सा देखो आपको बैकग्राउंड बताता हूं, आर्टिकल में नहीं है, मैं बता रहा हूं। 2017 में जीएसटी आया था, 2017 में आया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था वन नेशन वन टैक्स। क्योंकि देखो हमारे देश में ना पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, इसके अलावा सर्विस टैक्स, बहुत सारे हुआ करते थे। इन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम आया जिसका नाम था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो जीएसटी आया 2017 में, ये देखो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स था। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, ये भी यूपीएससी फैक्ट जो है वो प्री में पूछ सकती है, पूछा भी है शायद। क्या मतलब है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स का? इसका मतलब कि टैक्स उस स्टेट को मिलता है जहां पे गुड्स या फिर सर्विसेज कंज्यूम की जाती हैं, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उस राज्य को टैक्स नहीं मिलता है, जहां पे कंज्यूम की जाती हैं वहां पे टैक्स मिलता है। लेकिन देखो इसमें एक चैलेंज था। चैलेंज क्या था? अलग अलग स्लैब्स सरकार ने बना दी। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जिन पे 5% टैक्स लगेगा, कुछ पे 12%, कुछ पे 18% और कुछ पे 28% टैक्स लगता था। इससे देखो कंफ्यूजन ना कंज्यूमर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बिजनेसमैन को भी दिक्कत आ रही थी, कंप्लायंस का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो जीएसटी 2.0 जो आया है वो इसी समस्या का समाधान है। जीएसटी 2.0 में होगा क्या? अभी 56th यानी 56वीं जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई ना, इस मीटिंग में अप्रूवल दे दिया गया है जीएसटी 2.0 को। जीएसटी 2.0 में है क्या? देखो ये सब कुछ है, मैं आपको बताता हूं। जीएसटी 2.0 में ना नया स्ट्रक्चर बना है। मतलब जो टैक्स स्लैब्स है ना उनको कम कर दिया गया है। पहली टैक्स स्लैब होगी मेरिट रेट। मेरिट रेट मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पे 5% टैक्स लगेगा। ये रेट जरूरी चीजों पे लगेगा, मतलब जो जरूरी चीजें हैं उन पे कम टैक्स लगेगा। फिर है स्टैंडर्ड रेट 18%। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 18%। यानी बीच में पहले जो 12% की स्लैब हुआ करती थी उसे अब खत्म कर दिया गया है। पहली टैक्स स्लैब है 5% की जिसे मेरिट रेट कहा जाता है। दूसरी है स्टैंडर्ड रेट, यानी वो प्रोडक्ट्स जिन पे 18% टैक्स लगेगा। फिर है डीमेरिट गुड्स या फिर सिन रेट। डीमेरिट मतलब देखो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे सेहत को नुकसान होता है या फिर लग्जरी आइटम्स, अब उन पे जीएसटी लगेगा 40% 28% की स्लैब पहले हुआ करती थी, उसे खत्म कर दिया गया है। तो ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा लग्जरियस हैं या फिर जिनसे दूसरों की सेहत को नुकसान होता है तो उस पे टैक्स लगेगा 40%। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पे जीएसटी लगेगा ही नहीं, तो उनको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाला गया है। एग्जेम्प्ट कैटेगरी में जिन पे 0% टैक्स लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 0% टैक्स वाली कैटेगरी में ये सारी चीजें आएंगी। जैसे देखो आपको बताऊं मैं, चपाती है, पनीर है, पराठा है, इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5% की कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? जैसे देखो साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साइकिल है, जरूरी चीजें, किचन के बर्तन है, इन सब पे 5% जीएसटी लगेगा। और लग्जरियस चीजें जैसे सिगरेट वगैरह है, मतलब और बहुत सारी महंगी महंगी चीजें जैसे महंगे मोटरसाइकिल, स्पीडिंग बाइक, वो वाले, उन पे 40% जीएसटी लगेगा। वो डीमेरिट कैटेगरी में आते हैं। समझ गए? ये पूरा इंफोग्राफिक है, इसमें आप देख सकते हो
ये आप सर्च करके देखिएगा, अभी तो इस स्लाइड में मुझे नहीं लगता आपको दिख रहा होगा, ये बहुत छोटा छोटा लिख रहा है। मतलब ये सारे प्रोडक्ट हैं, पहले कितना टैक्स लगता था, अब कितना टैक्स लगता है। पहले 5, 12, 18, 28 ये सारी स्लैब्स हुआ करती थी ना, अब ये 12 की स्लैब खत्म कर दी गई है, 28 की भी खत्म कर दी गई है। एक तो 5% की स्लैब है, और फिर उसके बाद में 18% की स्लैब है, फिर सीधा 40%, बस 3 ही है। और एक एग्जेम्प्ट कैटेगरी भी है, जिन पे 0% टैक्स लगता है, उनको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये जो रिफॉर्म आए हैं ना, इनसे बहुत फायदा होगा। एक तो देखो, बिजनेसमैन के लिए कंप्लायंस बर्डन कम होगा, क्योंकि टैक्स फाइल करना अब इजी हो जाएगा। दूसरा, प्रेडिक्टिबिलिटी आएगी। प्रेडिक्टिबिलिटी मतलब बिजनेसेस को पता होगा कि प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा। ये सिटीजन फ्रेंडली भी है। अब सिटीजन्स के लिए भी जीएसटी को समझना आसान हो गया है कि 3 ही टैक्स स्लैब हैं, पता है कौन सा 5% कैटेगरी में, कौन सा 18% की कैटेगरी में, कौन सा एग्जेम्प्ट कैटेगरी में। फिर देखो, ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली बात है। अब इंडिया का जो ये जीएसटी सिस्टम है ना, ये दुनिया के बेस्ट सिस्टम के बराबर आ गया है। तो ये फायदा होगा, चारों फायदे होंगे। सेक्टर वाइज काफ़ी बूस्ट मिलेगा हमारे देश की इकोनॉमी को। जैसे सबसे पहले फार्मर्स की बात कर लीजिए। फार्मर्स की बात हम करते हैं तो ट्रैक्टर्स और जो खेती के दूसरे जरूरी इक्विपमेंट्स हैं ना, उन पे सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, सल्फ्रिक एसिड, एमोनिया, इन पे ना जीएसटी 18% से घटा के अब 5% लगेगा सिर्फ। तो किसानों के लिए अब खेती की जो लागत है वो कम हो जाएगी, इनपुट पे कॉस्ट कम आएगी, फर्टिलाइजर पे भी कम, ट्रैक्टर पे भी कम, सब पे कम जीएसटी। फिर देखो, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, लेदर गुड्स हैं, इन पे भी जीएसटी रेट्स कम कर दिए गए हैं। तो ये सारे सेक्टर्स जहां पे लोगों को रोजगार मिलता है, वहां पे टैक्स कम होने की वजह से ना इन सेक्टर्स में डिमांड बढ़ेगी, लोग ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर अगर हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे सीमेंट है, पहले इस पे 28% जीएसटी लगता था, अब घटा के 18% कर दिया गया है। तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट सामने आएगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब सीमेंट के रेट कम हो गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी, नए घर बनेंगे, सड़कें बनेंगी, और सीमेंट से जुड़े जो इंडस्ट्रीज है ना, उनमें तेजी आएगी। समझ गए? इसके अलावा राइटर बोलते हैं एक और प्रॉब्लम सोल्व की गई है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। आप पूछोगे सर ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का क्या कंसेप्ट होता है? देखो, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको इसे ना आसान भाषा में बताता हूं। आप ना सोच के देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप ना एक शर्ट बनाते हो। क्या बनाते हो? एक शर्ट बनाते हो। आपने शर्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज किया ना, जैसे धागा है, शर्ट के बटन हैं, शर्ट बनाने के लिए आपने ये जो सारी चीजें रॉ मटेरियल परचेज की, धागा, बटन, इस पे आपने जीएसटी दिया 18%। लेकिन जब आपने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, यानी शर्ट आपने जब बना ली और उसको बेचा, तो उस पे जीएसटी लगा सिर्फ 5% का। इसका मतलब है कि आपने जब रॉ मटेरियल परचेज किया तो आपने ज्यादा टैक्स दे दिया, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पे आपने कंज्यूमर से जीएसटी लिया सिर्फ 5% का, तो आपको तो नुकसान हो गया ना। समझ गए? तो इससे आपका जो पैसा था वो इनपुट टैक्स क्रेडिट में फंस जाता था और वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाती थी। लेकिन जीएसटी 2.0 ने ना इस समस्या को हल कर दिया। इसमें सरकार ने यह प्रोविजन कर दिया, जो मैन मेड फाइबर हैं या फिर यान है ना, उन पे जीएसटी को लगेगा सिर्फ 5% का। मतलब अब शर्ट के लिए आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, उस पे भी 5% जीएसटी लगेगा और फाइनल प्रोडक्ट पे भी 5% जीएसटी लगेगा। तो यानी जितना टैक्स आपने पे किया है कंज्यूमर से, आप उतना ही टैक्स ले सकते हो, उतनी ही इनपुट आप यूज कर सकते हो। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था कि रॉ मटेरियल पे आप ज्यादा जीएसटी दे रहे हो, लेकिन जब रॉ मटेरियल का यूज करके आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, बेच रहे हो, उस पे सरकार सिर्फ 5% जीएसटी लगा रही है, कम लगा रही है। तो मतलब आपने टैक्स ज्यादा दे दिया और इनपुट आप यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको टैक्स कम मिल रहा है कंज्यूमर से। तो ये
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम भी सोल्व कर दी है। फिर देखो कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी अनाउंस किए गए हैं इस जीएसटी 2.0 में। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे देखो जीएसटी 80 इज कमिंग। जीएसटी 80 क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल इस साल के अंत तक ये काम करना शुरू कर देगा। ये क्या है जीएसटी 80? ये देखो एक स्पेशल कोर्ट है जो ना सिर्फ जीएसटी से जुड़े विवादों की सुनवाई करेगा। फायदा क्या होगा? स्पेशल एपिलेट ट्रिब्यूनल आने से ना टैक्स पेयर्स की डिस्प्यूट्स जल्दी सोल्व होंगी, जीएसटी से जुड़े फैसलों में कंसिस्टेंसी आएगी, सिस्टम पर लोगों का जो भरोसा है वो बढ़ेगा। तो ये बढ़िया चीज है। जीएसटी 80 यानी जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल आने वाला है। दूसरे रिफॉर्म्स, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो मैंने बात की ना, इसके लिए प्रोविजनल रिफंड का भी प्रोविजन किया गया है, ताकि आपने अगर रॉ मटेरियल पे ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है और वर्किंग कैपिटल की कमी हो गई है तो प्रोविजनल रिफंड आपको मिल जाए और काम करने में दिक्कत ना आए। तो कुल मिला के देखो कंक्लूजन में ना राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, ये जो जीएसटी 2.0 है ना, ये सिर्फ टैक्स रेट में बदलाव नहीं है, ये पीपल्स रिफॉर्म है। क्या है? पीपल्स रिफॉर्म। ये आम नागरिक, किसान, मजदूर, बिजनेस सबको छूट देता है। मतलब इससे ना हमारे देश में टैक्स स्ट्रक्चर काफी ज्यादा आसान हो गया है, जरूरी चीजों पे रेट कम हुए हैं और सिस्टम की कमियों को ठीक किया गया है। तो इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा 22 सितंबर से, लेकिन धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि सरकार के रेवेन्यू पे ना एकदम से असर ना पड़े। तो ये जो जीएसटी 2.0 है ना, ये देखो इंडिया की ग्रोथ जर्नी के लिए एक बहुत मजबूत फाउंडेशन रखता है और मतलब हमें 2047 तक डेवलप होना है, तो उस दिशा में जीएसटी 2.0 एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, मनी गेमिंग एप्स के ऊपर बैन लगाने से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम है ना, उसका कॉन्फिडेंस हिल गया है। क्या कंटेस्ट है? देखो आपको पता है हाल ही में सरकार ने एक एक्ट बनाया, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इस कानून ने क्या किया? इस कानून ने ना ब्लैंकेट बैन लगा दिया। किस पर? ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स के ऊपर, जैसे ड्रीम 11 वगैरह है, इनके ऊपर। मतलब कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसा लगता है उसके एडवर्टाइजमेंट पर भी बैन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर भी बैन है। तो देखो ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि 2023 तक सरकार का अप्रोच अलग था। 2023 में ना सरकार ने एक लाइट टच अप्रोच शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री खुद को रेगुलेट करे, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जाएंगी। तो उस समय सरकार का ये स्टेप एक पॉजिटिव स्टेप बना गया था 2023 में, जब सरकार ने बोला था कि ये ऑनलाइन मनी गेमिंग जो एप्स है ना, ये खुद को रेगुलेट करें। अब यहां पे ना एक लीगल पॉइंट है। लीगल पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। लीगल पॉइंट क्या है? एक तरफ है गेम ऑफ स्किल और दूसरी तरफ है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस, ये कीवर्ड्स आपको जरूर लिखने हैं। गेम ऑफ स्किल मतलब इसमें जीतने के लिए ना आपकी स्किल, नॉलेज और स्ट्रेटेजी काम आती है। जैसे देखो रूमी है, या फिर कुछ फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं। इसमें ना आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज, स्किल, ये सब काम आती है। सुप्रीम कोर्ट ने ना आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लोज जी के तहत ना इनको लेजिटिमेट बिजनेस माना था, जिसमें आपकी स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज ये सब यूज होती है। ये है गेम ऑफ स्किल। दूसरी तरफ गेम ऑफ चांस, इसमें जीतना सिर्फ लक पे डिपेंड करता है। जैसे लॉटरी है, आपके लक के ऊपर डिपेंड है। या फिर बैटिंग वाला 3 पत्ती है, बैटिंग वाला 3 पत्ती गेम है, स्किल नहीं है, बस लक पे डिपेंड करती हैं चीजें। तो इन पर सरकार बैन लगा सकती है। लेकिन देखो राइटर का ये व्यू है, सरकार ने ना जुडिशरी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड डिस्क्रिशन को इग्नोर कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस बिजनेस को सही ठहराया था ना, उसको सरकार ने इग्नोर कर दिया। सरकार ने सबको एक ही कैटेगरी में डालकर बैन कर दिया।
और ये कानून ना पार्लियामेंट में जल्दी जल्दी पास हुआ है, पब्लिक या इंडस्ट्री से ज्यादा कंसल्ट नहीं किया गया है। तो गुड गवर्नेंस के लिए देखो ये सिचुएशन ठीक नहीं है राइटर के अनुसार। तो सरकार ये जो एक्ट लेके आई है ना, इसका इकोनॉमी पे काफी ज्यादा असर होगा। इकोनॉमी पे जो फॉल आउट है, असर है, काफी ज्यादा होगा। क्योंकि देश में देखो, हमारे देश में ना 488 मिलियन गेमर्स हैं। लेकिन देखो अब सरकार ने जो डायरेक्ट बैन लगा दिया है ना, इसकी वजह से करीब जॉब्स तो जाएंगी जाएंगी, लेकिन करीबन करीबन 20,000 करोड़ का नुकसान होगा। छोटा अमाउंट नहीं है। एक इंडस्ट्री देखो सिर्फ अकेले से नहीं चलती, वो अपने साथ कई दूसरी इंडस्ट्रीज को भी चलाती है। जैसे कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर के अनुसार ये सेक्टर ना 7,000 करोड़ सालाना खर्च भी करता था। किस पे खर्च करता था? डेटा सेंटर्स पे, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग पे खर्च करता था, आईटी इंडस्ट्री के लोगों को जॉब मिलती थी, स्पॉन्सरशिप पे खर्च करता था, साइबर सिक्योरिटी पे खर्च करता था। तो ये सेक्टर बंद हो गया तो इन सब सेक्टर्स पे भी इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचेगा। और राइटर बोलते हैं सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है ना, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ट्रस्ट का। क्योंकि देखो 2022 में सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है ना, इस 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस इंडस्ट्री को अपने अंडर ले लिया था और इसे सनराइज इंडस्ट्री का हिस्सा माना था। सोच के देखो, 2022 में तो सरकार इसे सनराइज इंडस्ट्री बोल रही थी। 2023 में सरकार ने लाइट टच रेगुलेशन सरकार लेके आई। लाइट टच मतलब सरकार ने बोला कि ये जो गेमिंग कंपनीज है ना, खुद अपने आप को रेगुलेट करें और इसके लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ये बनाएं। तो एक वो समय था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो ने ना एक टास्क फोर्स भी बनाई थी, एवीजीसी टास्क फोर्स। पूरा नाम क्या था? एवीजीसी का पूरा नाम था एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स। स्टार्टअप इंडिया एक इवेंट हुआ था। स्टार्टअप इंडिया इवेंट में ना इसे होस्ट भी किया गया था। स्टार्टअप इंडिया इवेंट में काफी सारे जो चैलेंजेस हैं उनसे रिलेटेड कंपनीज आई थी, तो इस इवेंट को भी होस्ट किया गया था। लेकिन 2 साल बाद 2025 में अचानक से सरकार ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया। मतलब अभी तो 2-3 साल पहले आप इसे सनराइज इंडस्ट्री बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि ये इंडस्ट्री खुद को रेगुलेट करे। सोचो आप एक इन्वेस्टर हो, आप देखते हो कि सरकार एक सेक्टर को प्रमोट कर रही है और सरकार के कदम देख के आप उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते हो, लेकिन फिर रातों रात अचानक ओवरनाइट उस सेक्टर को बैन कर दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं रेगुलेटरी व्हिप्लैश। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी व्हिप्लैश। मतलब आपने रेगुलेशन का चाबुक चलाया और एक पूरे सेक्टर पे ब्लैंकेट बैन लगा दिया। आज इस गेमिंग वाले सेक्टर पे ऐसा हुआ है, कल को किसी और सेक्टर के साथ में ऐसा हो सकता है। खास करके नए और इनोवेटिव सेक्टर्स के लिए ये खतरे की घंटी है। जैसे देखो ड्रोन्स हैं, एआई है, कल को सरकार किसी दूसरे सेक्टर के साथ ऐसा कर देगी तो लोग ना फिर इन सेक्टर्स में, नए इनोवेटिव सेक्टर्स में ना पैसा लगाने से डरेंगे। उनके मन में डर होगा कि कहीं हमारे साथ भी गेमिंग सेक्टर जैसा ना हो जाए। एक फेमस कोट है कि देखो इन्वेस्टर के लिए ना पॉलिसी अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा रिस्क है, ना कि मार्केट रिस्क। मार्केट से इन्वेस्टर को डर उतना नहीं लगता जितना पॉलिसी अनसर्टेनिटी से लगता है कि पॉलिसी सरकार चेंज ना कर दे। पॉलिसी में अचानक बदलाव ना बहुत खतरनाक है जो सरकार ने किया है। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? आगे का रास्ता मतलब आगे सरकार को क्या करना चाहिए? देखो सरकार ने ना बैन तो कर दिया इस गेमिंग इंडस्ट्री को, बट अब ना ब्लैक मार्केट में चीजें चलने लगेंगी। ब्लैक मार्केट में चीजें चलने लगेंगी, लोग इलीगल एप्स और वेबसाइट्स का यूज करेंगे पैसा लगाने के लिए। सरकार को कोई टैक्स भी नहीं मिलेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, धोखाधड़ी की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन लोग कंप्लेंट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार ये सेक्टर बैन है, सरकार हमारी कंप्लेंट्स को एंटरटेन नहीं करेगी। तो जिस चीज को रोकने के लिए बैन लगाया गया है वो और बढ़ सकती है ब्लैक मार्केट में और बिना किसी कंट्रोल के बढ़ सकती है। राइटर एग्जाम्पल देते हैं शराबबंदी का। जैसे बिहार में शराबबंदी की गई, क्या शराब रुकी? नहीं।
एक ब्लैक मार्केट डेवलप हो गया शराब का बिहार के अंदर, इजीली अवेलेबल है अभी भी। तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार सबसे पहले ना एक क्लैरिटी लेके आए। क्या लेके आए? क्लैरिटी। सरकार को तुरंत FAQ जारी करने चाहिए और क्लैरिफिकेशंस जारी करनी चाहिए, क्या लीगल है, क्या इलीगल है। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग जैसे लेजिटिमेट सेगमेंट्स को नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार को प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाने चाहिए। क्लैरिटी से जो इन्वेस्टर है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। दूसरा, जो ये कॉन्फिडेंस हिला है ना इन्वेस्टर्स का, इसे रीबिल्ड करने की आवश्यकता है। सरकार को इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करना होगा। बड़े बड़े ऑनलाइन गेमिंग समिट्स और इन्वेस्टर इवेंट सरकार को ऑर्गेनाइज करवानी होगी, जैसे इन्वेस्ट यूपी है, वैसे ही बड़े इवेंट्स सरकार को ऑर्गेनाइज करनी होंगी, ताकि इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिव सिग्नल जाए कि सरकार अभी भी बाकी गेमिंग सेगमेंट्स को सपोर्ट कर रही है, सिर्फ पैसे वाली जो एप्लीकेशंस हैं उनको बैन किया गया है। तो ये राइटर के सजेशन है। तो राइटर कहते हैं ये मुद्दा सिर्फ देखो ऑनलाइन गेमिंग का नहीं है, ये इंडिया की पॉलिसी में सर्टेनिटी का है, इन्वेस्टर के ट्रस्ट का इशू है, डिजिटल इकोनॉमी के फ्यूचर का इशू है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।